इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एज 2 years hence। ठीक है, ए के पिता की वर्तमान उम्र ए की 2 वर्ष बाद उम्र की 6 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इफ एज मदर इज 8 years यंगर दैट एज फादर एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एज मदर एंड फादर इज 7:9। यदि ए की माता ए के पिता से 8 वर्ष छोटी है, क्या फर्क पड़ता है, एवं ए की माता एवं पिता की जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो 7:9 है, तो ए की वर्तमान उम्र आपसे पूछी गई है, क्या होगी। देखिएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। एक ए है इसमें, एक है इसमें फादर है, और एक कौन है बेटा, मदर है। ठीक है, एक ए, एक फादर और एक मदर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ए के पिता की वर्तमान उम्र ए की 2 वर्ष बाद उम्र की 6 गुना है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहां पर ए की उम्र वर्तमान उम्र में x मानता हूं, ए की वर्तमान उम्र क्या मानता हूं मैं, x। तो 2 साल बाद में क्या होगी इसकी उम्र, आप कहेंगे x+2। कितनी हो जाएगी बेटा, x+2। क्या सही है क्या। अब ये फादर की उम्र इससे 6 गुना है। ठीक है, ये जो 2 साल बाद की एज ए की है, इससे 6 गुना फादर की उम्र है। तो इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x + के 12। ये आ जाएगी फादर की वर्तमान एज। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 6x + के 12। चलो, यदि ए की माता ए के पिता से 8 वर्ष छोटी है, ए की जो मदर है वो ए के फादर से 8 वर्ष छोटी है, तो 8 वर्ष छोटी है तो हम लोग इसमें से 12 में से 8 कम कर देंगे। तो 12 में से 8 कम करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x + के 4। ठीक है, अगर यहाँ पर बोलता यदि ए की माता ए के पिता से 8 वर्ष बड़ी है तो हम लोग 12 में 8 ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कमी की बात की जा रही है, इसलिए हम लोग 12 में से -8 कम कर देंगे तो बचेगा 6x + के 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, ए की माता यानी कि 6x + 4, ए की माता एवं पिता की एज कितनी है, 6x + के 12, और इनका जो रेशियो दे रखा है, वर्तमान उम्र का जो अनुपात है वो दे रखा है 7:9 दे रखा है, यानी कि ये आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप लोग करोगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखते हैं भाई। तो देखो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54x। ठीक है, 9 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, इक्वल में 7 को 6x से मल्टीप्लाई करोगे तो 42x, और 7 को जब आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आएगा 84। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, x को एक साइड कर लो। देखो ये 54x है और ये 42x है, तो 54 में से 42x जाएगा तो मेरे को एक बात बताओ, क्या 12x ही बचेगा क्या। ठीक है, और यहां से 84 में से जब आप लोग 36 माइनस करोगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4। एक एक पॉइंट में आपके सामने डिस्कस करता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो 12 से कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आपसे क्या पूछा गया है, a की वर्तमान उम्र पूछी गई है। तो a की वर्तमान उम्र, सभी बच्चे एक बात बताओ, कितनी आ जाएगी, क्या 4 ईयर आ जाएगी क्या। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 ईयर, जो कि बिल्कुल एक बच्चे का सही आंसर आया है। अच्छी बात है भाई, क्लास पूरी देखना। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं आपकी ये टाइम है, ये आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना, बस क्लास आप लोग कंटिन्यू देखना, बीच में भागना मत छोड़ के। ठीक है,
मेरे भाई ये क्लास ही तो चल रही है, ठीक है ना। चलो ये समझ आ गया सभी को। आपको ऐसे ही देखो, ये तो समझाने में मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है। आप जब एग्जाम में करेंगे तो कई स्टेप को उड़ा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है। मैं चाहता हूं सभी बच्चे नोटबुक और पेन साथ में रखें और करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो ये डबल रूट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। आपको दिया गया है x इक्वल में रूट और फिर उसके अंदर रूट है, फिर 7 + 4√3 है और 7 - 4√3 है। आपसे पूछा गया है x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, ठीक है। तो चलिए यहां से x की वैल्यू यदि ये है तो आप ध्यान रखना, जब आप लोग स्क्वायर करते हैं तो एक रूट हट जाता है। ये x है, यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर में जैसे ही करूँगा ये वाला रूट हट जाएगा, ये वाला, ठीक है। बचेगा ये अंदर वाला। तो अंदर क्या है वैल्यू, 7 + के 4√3 है। देखो मैं एकदम आसान क्वेश्चन नहीं लेके आता, सिर्फ और सिर्फ टाइप वाइज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 7 - के 4√3। ये रूट अभी चल ही रहा है, ध्यान रखना। अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 7 + √3 है, ये 7 - √3 है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करूँ बताओ। तो आप कहेंगे अगर x² इक्वल में ये है तो हम लोग पहले तो इसका रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज जब हम करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप कहेंगे हम लोग रेशनलाइज करने के लिए इसको नीचे की क्या है 7 - 4√3 है। यदि नीचे माइनस का साइन है तो हम लोग ऊपर और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर नीचे प्लस का साइन है तो हम लोग ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रेशनलाइज जो कर देंगे ये आ जाएगा 7 + 4√3, और यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो आप कहोगे ये रूट तो अंदर है ही इसमें, और ये हो जाएगा 7 + के 4√3। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये a - b है और ये a + b है, ठीक है। तो a - b इंटू a + b, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे a² + के b² होता है, ठीक है। a² यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और यहाँ पर 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 3, तो 16 और 3 48। क्या इन दोनों में डिफरेंस एक का है क्या, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ऊपर जो है वो आ जाएगा 7 + √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो एक बार ये रहा, ठीक है, और एक बार ये रहा, नीचे तो 1 बन जाएगा, और ऊपर क्या है ये 7 + √3 इंटू 7 + √3, तो इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये भी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास x² की जो वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी, 7 + के 4√3। बताओ सही है क्या, ठीक है। चलो अब यहां से अगर x² की वैल्यू 7 + √3 है तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, यहां से 1/x की वैल्यू, ध्यान रखना जब डिफरेंस एक हो, ठीक है, डिफरेंस अगर एक हो 7 + 4√3 7 - 4√3, ठीक है। तो अगर इसको रेशनलाइज करते हैं यानी उल्टा करते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन लगा देते हैं। या फिर आप क्या करोगे, अगर किसी बच्चे को नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मैं वो भी सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर ये x² की वैल्यू 7 + 4√3 है तो यहाँ पर 1/x यानी कि इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 7 + के 4√3। यही है, हम लोग फ्रैक्शन में रेशियो वो नहीं करते, ठीक है, यानी कि पसंद नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर नीचे प्लस है तो हम लोग ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे माइनस है तो हम लोग ऊपर प्लस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा 7 + 7 - 4√3, और अपॉन में नीचे भी क्या आएगा 7 - 4√3। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 7 + √3 यानी a + b a - b,
तो ये तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, ये तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पर 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 7 माइनस 4√3 आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x² प्लस के 1/x² को ऐड कर दो। जब आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये 4√3 और 4√3 कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, आपको x² से x की पावर 6 में जाना है, क्या करोगे, तो आप कहेंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है ना, क्या कर दोगे, क्यूब। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x² प्लस 1/x² का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बराबर 14 का भी क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और आप सभी लोग जानते हैं क्यूब करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी कि उस संख्या का तो क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 14 का तो क्यूब कर देंगे और माइनस के 3 गुना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। कितना होता है बेटा, 2744, और 2744 में से अगर आप लोग 42 माइनस करोगे तो क्या 27202 आएगा, क्या आया किसी बच्चे का आंसर, हाँ देखिएगा आया है, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चंस वही लेके आता हूं जो आपको एग्जाम में परेशान करते हैं। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिलेबस से अवेयर करवाना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, वो सभी टॉपिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ अच्छी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज से, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे सोल्व करें। ये क्लास आपकी डेली शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक चलती है, और आज हमारी क्लास नॉन स्टॉप 51 क्लास हो चुकी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितना कंटेंट, कितना सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलो, देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, कितने, 2 मेथड, और वही मेथड बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में कर पाओगे। ऐसा नहीं कि हर कुछ ही ट्रिक नहीं। देखो देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में कितने विद्यार्थी है बेटा, 30 विद्यार्थी है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंक्रीज बाय 10, विद्यार्थियों की संख्या है वो 10 बढ़ जाती है। द एक्सपेंसेज ऑफ द मेस इंक्रीज बाई 100 रुपीज, ठीक है। तो मेस का जो खर्चा है वो 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, जैसे ही 10 स्टूडेंट बढ़े, क्या खर्चा भी वो क्या 100 रुपये बढ़ गया क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई 1 रुपीज, लेकिन औसत जो है वो प्रति विद्यार्थी खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस, मेस का आरंभिक खर्च आपसे पूछा गया। एज इट इज ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में काफी ज्यादा बार परेशान करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो भी बढ़ा है, ठीक है, कितना बढ़ा है बेटा, 100 रुपये प्रतिदिन बढ़ा है, तो आप क्या कर दोगे, 100 रुपये यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे क्या करोगे, कितने बच्चे आए हैं, कितने बड़े हैं, कितनी कमी हुई है, वो सब। तो आप कहेंगे 10 बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं बेटा, 10 स्टूडेंट बढ़े हैं, और पहले का एवरेज कितना है, तो पहले का जो एवरेज है, पहले का एवरेज वो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे x मान लेंगे, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस चेंज, ठीक है। यानी कि खर्चा है औसत वो प्रति, यहाँ पर तो क्या है, खर्चा बढ़ा है, सॉरी खर्चा कमी हुई है। अगर यहाँ पर खर्चा बढ़ा है तो हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और अगर यहाँ पर खर्चा कमी होती है, देखो ये होता है न्यू इनिंग्स, न्यू इनिंग्स बराबर ओल्ड n इंटू ओल्ड एवरेज, ठीक है। n यानी कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, प्लस माइनस चेंज
चेंज एवरेज और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, टोटल स्टूडेंट्स या इनिंग्स कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 बढ़ गए, तो ओल्ड एवरेज हम लोगों ने x माना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर संख्या, यहाँ पर एवरेज प्रति एवरेज है, यदि बढ़ रहा है तो हम लोग प्लस, और अगर घट रहा है तो हम लोग माइनस। तो आप कहेंगे यहाँ पर एक की कमी हो जाती है तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 1, ठीक है। और मल्टीप्लाई टोटल इनिंग्स, टोटल जो स्टूडेंट्स आप कितने हो गए, पहले 30 थे, 10 और आ गए तो अब हो गए हैं बेटा 40, ठीक है। और टोटल आपसे क्या पूछा गया, मेस का आरंभिक खर्च, टोटल यानी कि 30 विद्यार्थियों के लिए पूछा है, तो टोटल जो आप लोग, टोटल एवरेज आप लोग कितना मान लोगे, यानी कि 30x मान लोगे। कितना मान लोगे, अगर 30x है तो 30x, 20 है तो 20x, 25 है तो 25x। यहाँ से हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ये 10x है, 10x इक्वल में, आप सभी लोग जानते हैं ये -40 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 100 और 40 कितना हो जाएगा, 140। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 14। यदि x की वैल्यू यहाँ पर 14 आ गई है तो आपसे क्या पूछा गया है, 30x का वैल्यू पूछी गई। तो आप क्या करोगे, 30 को 14 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 450, 420। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं, ठीक है। इसका सेकंड वाला मेथड देखो, ये आपको याद करना है, न्यू इनिंग्स यानी कि कितना खर्चा बढ़ा है, एन यानी कि नए, ओल्ड एवरेज कितना है, और प्लस माइनस चेंज यानी कि कितना खर्च, जो एवरेज प्रति खर्च है वो बढ़ा है कि घटा है, और इनटू टोटल इनिंग्स यानी कि टोटल कितने हो गए, पहले 30 थे, 10 बढ़ गए तो 40। अब देखो ये आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज आप लोग की अगर स्पीड है तो आप लोग 5 से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर जाओगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, और क्यों नहीं कर रहे आंसर, ठीक है। एक और मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर मान लीजिएगा जो पहले एवरेज था वो कितना था, x था, पहले जो एवरेज था वो कितना था, x था, ठीक है। अब नए स्टूडेंट कितने आए हैं, तो आप कहेंगे नए स्टूडेंट आए हैं 10। जैसे ही 10 स्टूडेंट आए खर्चा कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 100 रुपए। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो खर्चा बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो खर्चा बढ़ा है वो बढ़ा है 10 रुपए। बेटा कितना बढ़ा है, 10 रुपए बढ़ा है, बताओ सही है क्या, ठीक है। कितना बढ़ जाएगा, 10 रुपए बढ़ जाएगा। 10 रुपए कहाँ से आया, मैंने 100 से 10 को डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर 90 होता तो 90 में 10 से डिवाइड करते, यहाँ पर 80 होता तो 80 से डिवाइड करते, यहाँ पर 70 होता, कुछ भी होता तो हम लोग उसी संख्या से, अगर यहाँ पर 9 होता और यहाँ पर 90 होते तो हम लोग 90 में 9 से डिवाइड कर देते, ठीक है। यहाँ पर 8 होता, यहाँ पर 72 होता तो 72 में 8 कर देते। और ओवरऑल जो एवरेज है वो बढ़ा है कि घटा है, तो आप कहेंगे 1 की कमी हुई है। यदि 1 की कमी हुई है तो मेरे को एक बात बताओ, एवरेज पहले x था, 1 की कमी हो गई है, तो क्या x -1 लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। यहां पर ये जो x एवरेज है ये कितने स्टूडेंट्स का है, आप कहेंगे 30 विद्यार्थियों का है। कितने विद्यार्थियों का है बेटा, 30 स्टूडेंट्स का है। चलिए 30 मैंने यहाँ पर रख लिया। और ये जो 10 एवरेज है, ठीक है, ये कितने स्टूडेंट्स का है, तो आप कहेंगे 10 स्टूडेंट्स का है, क्योंकि नए विद्यार्थी आए हैं उन्हीं का ही तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर, 0 से 0, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत है, ठीक है। चलो अब मेरे को सभी एक बात बताओ ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर क्या बताने वाले हो, यहाँ पर ये जो नंबर होता है ना x-1, कुछ भी हो x, y, z, ठीक है, इस नंबर से एक नंबर तो छोटा आता है और एक नंबर बड़ा आता है। क्या आप सभी को पता है क्या, जब ये एलिगेशन लगता है, ठीक है। तो मेरे को सभी बच्चे एक बात होता है, इसमें तो नहीं पता चल रहा है कि ये x-1 बड़ा है कि ये 10 बड़ा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये x-1 है, ये इससे छोटा है। छोटा क्यों है, क्योंकि यदि ये x है तो ये x-1 है, इस वजह से ये
छोटा दिखाई दे रहा है, बताओ सही है क्या? ठीक है, यदि ये छोटा दिखाई दे रहा है तो x माइनस 1 में से x जाएगा, तो मेरे को एक क्या कितना बचेगा? आप कहेंगे 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। और 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू क्वेश्चन में है कितनी? 1। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 3 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर हम लोगों ने इसमें से माइनस किया है, ये इसमें से ये माइनस किया है, तो इस वाले वैल्यू में से क्या इसको माइनस करना पड़ेगा क्या? क्योंकि बड़ी वैल्यू हमें कौन सी रखनी है? ये वाली रखनी है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू तो ये है, तो ये बड़ी वैल्यू है इससे। ठीक है, एक वैल्यू हम लोग इससे छोटी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1 और माइनस के कितना करना पड़ेगा? 3 और इक्वल में कितना है? यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 14। कितने आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में 14 आ जाएगी। बताओ सही है क्या? ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो हमें किसको घटाना है? इस संख्या को, तो ये हो जाएगा x माइनस के 1 माइनस के 10 और इक्वल में 3, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 और माइनस के 10 और इक्वल में 3 आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। और हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि टोटल एवरेज तो हमने कितना माना था? 30x। तो यहाँ पर 14 को जब आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 420। बताओ सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं क्या? देखो ये समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ी बहुत तो। अब ये क्वेश्चन है ना, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कई बच्चे देख के डर जाते हैं इसको, और कई मतलब यूट्यूब पर कराते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव क्या है? मेरा मतलब एक ही पर्पज है, कोई भी बच्चा इस क्लास में आता है तो काफ़ी कुछ सीख के जाएगा, ये मेरा मोटिव रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग ना करवा के, यानी कि एक दो टॉपिक्स के ही क्वेश्चंस करवाए, जैसे टाइम एंड वर्क के और परसेंटेज के, वो 2-4 क्वेश्चन करवाए, छुट्टी नहीं। यहाँ पर मैं सभी टॉपिक्स आपके सामने लेके आता हूँ, देखिएगा। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, एक पॉइंट है माइनस के 4 और 6 है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, माइनस के 6 और 10 है, और बी -3 और माइनस के 8 है। ठीक है, चलिए सोल्व करो, आंसर दो। बिंदुओं ए है वो -6 और 10 है, और बी 3 और माइनस के 8 है को मिलाने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -6 और 10 है, तो इसमें भी -3 और माइनस के 8 है, तो ये भी इसमें माइनस है बेटा। ठीक है ना, प्रिंटेड मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, प्रिंटेड मिस्टेक हो सकती है। 3 माइनस के 8 ही है। यहाँ पर ये जो टाइपिस्ट मिस्टेक हो गई है, इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 और माइनस के 8 है बेटा। चलो, आपसे क्या पूछा गया है? किस अनुपात में विभाजित किया जाए? देखिएगा, मान लीजिएगा कोई पॉइंट एक ए यहाँ पर है और एक कोई पॉइंट यहाँ पर बी है। ठीक है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके -6 और 10 है। ठीक है, ये ए पॉइंट्स है और ये बी पॉइंट्स है। यहाँ पर ए पॉइंट्स में जो कोऑर्डिनेट्स है आपके वो है -6 और 10 है। ठीक है, -6 और कितना है बेटा? 10 है। ओके, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है यानी कि बी में, वो है 3 और माइनस के 8 है। 3 है और माइनस के 8 है। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो, और इनको जो मिलाने वाला है यानी कि जो रेशियो है वो कितना, यानी कि कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -4, यानी कि
यहाँ पर इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, ये है -4 और ये आपको दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, या तो आप लोग चाहो तो इसको m और n मान सकते हो। ठीक है, या तो आप लोग इसको m और n मान सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखो बेटा कई बच्चे नए हैं तो यहाँ पर इसको हम लोग x1 मानते हैं और इसको हम लोग y1 मानते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर x2 और इसकी वैल्यू हम लोग इसको कहते हैं y2। ठीक है ना। अगर आप लोग डेली देखेंगे क्लासेज तो काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से m और n, m क्या होता है यानी कि mx2 प्लस के nx1 और अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस के n, ये p मान लो, कुछ भी मान लो पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड के लिए यानी कि m y2 प्लस के n y1 और अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस के n। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड होता है, या फिर इसका एक और मेथड हम लोग क्या सोच सकते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर m और n को ना मानते हुए मैं यहाँ पर लैम्बडा और यहाँ पर रेशियो 1 मान लेता हूँ, लैम्बडा और रेशियो 1 मान लेता हूँ। बताओ सही है क्या। ठीक है, लैम्बडा और रेशियो 1 मान लेता हूँ। लैम्बडा और रेशियो 1 से अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 को जब आप लोग लैम्बडा से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहेंगे 3 लैम्बडा। ठीक है, और यहाँ पर 1 को जब आप लोग -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -6 अपॉन में लैम्बडा प्लस 1 आ जाएगा यानी कि m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल में कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर -4 और यहाँ पर -4 है और एक 6 है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा अंत्य विभाजन से क्वेश्चंस करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग अंत्य विभाजन कहते हैं, इसको हम लोग बाह्य विभाजन, इन सेंटर और एक्स सेंटर हम लोग इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 लैम्बडा माइनस के 6 और इक्वल में ये हो जाएगा 4 लैम्बडा और यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 3 लैम्बडा है और ये यहाँ पर 3 लैम्बडा और ये हो जाएगा 6, 4 लैम्बडा, सॉरी -4 लैम्बडा आएगा ना क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो 3 लैम्बडा और 4 लैम्बडा ये हो जाएगा 7 लैम्बडा। ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा -6 और -4 यानी कि यहाँ पर बचेगा 2, तो लैम्बडा यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2/7। ठीक है, लैम्बडा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2:7। बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, कहीं भी कुछ भी डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई। ये इसका फॉर्मूला होता है P = mx2 प्लस, मैंने आपको ये भी सिखा दिया, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये कोऑर्डिनेट y2 होता है। ठीक है, इसका ऊपर m और ऊपर रेशियो n होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, mx2 प्लस nx1, यानी कि देखो अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई में वही आ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ टेक्स 24 हॉर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। स्वयं अपने एक्स के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द एंगल एट विच इट रोटेट्स आफ्टर 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स। 4 घंटे 12 मिनट में यह किस कोण से घूमेगी, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले सभी बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं क्या कि जो पृथ्वी अपने एक्स से घूमती है, ठीक है, पृथ्वी अपने एक्स से घूमती है यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी से घूमती है, वो 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई रेडियन बनाती है। ठीक है,
पृथ्वी अपने एक्स से घूमती है, अपनी धुरी से जब घूमती है तो 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और अगर रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई रेडियन बनाती है। यहाँ पर हम लोग रेडियन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेडियन को हटा देते हैं। ये समझो आप, तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने एक्स से घूमती है, अपनी धुरी से घूमती है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, कोण बनाती है। अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, अगर 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितने का एंगल बनाती है? तो आप कहेंगे 360 में हम लोग 24 का भाग दे देंगे, 24 का भाग दे देंगे तो ये काट दो, कितनी बार कटेगा? 12 से काट दो, 12 से 3 बार और 12 से 2 बार, यानी कि कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना? आप कहेंगे 15 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री तो 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 40, यानी कि कुछ भी आपसे पूछा जाए कितने भी घंटे, हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? 4 घंटे और 12 मिनट। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 4 तो घंटे हैं, ठीक है, और प्लस के 12 मिनट है। 12 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 मिनट को जब आप लोग घंटों में कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड कर दोगे? 60 से। तो 12 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार, तो 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 21/5 घंटे। कितना हो जाएगा बेटा? 21/5 घंटे। तो आप क्या करोगे यहाँ पर? 15 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 21/5 से। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। ठीक है, फिर से मैं सभी बच्चों को कहना चाह रहा हूँ, ये क्लास आपकी फिक्स 5 बजे से 6:30 बजे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी चले, और बिना किसी रुकावट के ये क्लास चलती है। इसकी विद सॉल्यूशन पीडीएफ ये आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मैं डेली प्रोवाइड करवाता हूँ। यानी कि आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 51 है, तो 51 की 51 फाइल है ना, वो आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। क्या सही है क्या? ठीक है, सभी बच्चे ने आंसर भी किया है, अच्छी बात है। और सभी बच्चे अगर वास्तव में क्लास को अगर सही ढंग से यूज करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डेली फिक्स 5 बजे मेरे साथ नोटबुक और पेन साथ में रखा करो, ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ सीख पाओ। ठीक है, अब यहाँ से आपको कितने भी घंटे दे, 5/2 घंटे दे, 4 घंटे दे, 8 घंटे दे, 10 घंटे दे, 20 घंटे दे, जब आपको 1 घंटे की वैल्यू पता है तो आप लोग कैसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया करें। ठीक है, अब देखो ये आ गया है आपका डीआई का क्वेश्चन। चाहता तो मैं इसको स्किप कर सकता था, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि आपको सिलेबस से अवेयर करवाना और आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाना। ठीक है, चलो आपको दिया गया है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सीएस, ईसीई एंड ट्रिपल ई फील्ड। सीएस, ईसीई और ट्रिपल ई संख्याओं में लड़कों की, ठीक है, यहाँ पर बॉयज स्क्रिप्ट है, संख्या में लड़कों की, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो इंग्लिश में लैंग्वेज है वो बॉयज दे रखा है। ठीक है, तो हमें बॉयज की एवरेज संख्या निकालनी है। चलिए इसको सोल्व करो, आंसर दो। सबसे पहले हमें निकालना है सीएस में, ठीक है, और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर जो मिस्टेक है वो क्या है? नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है? तो वो है यहाँ पर 5000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में स्किप है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर 5000 है। ठीक है, कितने हैं? 5000 स्टूडेंट्स हैं। चलिए अब सोल्व करो और आंसर दो। 5000 स्टूडेंट्स है टोटल। ठीक है, चलिए अब आपको देखना है सीएस में। देखो आपको ये कंप्लीट ये दे रखा है कि इतने स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में 12% है, सीएस में इतने परसेंट है, ठीक है, और ये फील्ड दे रखा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दे रखा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज दे, दोनों में से एक दे सकता है, या तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज दे देगा या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स दे देगा। हम लोग दोनों ही निकाल लेंगे। कैसे? अगर नंबर ऑफ बॉयज सपोज करो इकोनॉमिक्स में 56 है, ठीक है, तो 56 अगर बॉयज है तो जो गर्ल्स होगी वो कितनी हो जाएगी? 34,
इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो सीएस में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 15% है। कितने हैं बेटा, 15% है। तो 5000 का सीएस की बात की जा रही है, 5000 का कितना परसेंट, आप कहेंगे 15%। ठीक है, और बॉयज की बात की जा रही है तो सीएस में बॉयज कितने हैं, आप कहेंगे 44% है। तो 44/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 22 बार। ठीक है, तो 22 पंजे 22 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूना 30, और 30 और 3 33, यानी कि ये हो जाएगा 330। ठीक है, सीएस का हो गया। ईसीई का तो ईसीई में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5000 है। ठीक है, और ईसीई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितना है, 16% है। चलिए 16%, ठीक है, ये हो जाएगा 16%। और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ईसीई की। ईसीई में जो नंबर ऑफ बॉयज है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 72% है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 7 56 और 1 57, ये 576 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है सीएस निकाले, ईसी निकाले या ट्रिपल ई। तो ट्रिपल ई भी हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स है कितने, आप कहेंगे 5000। 5000 में ट्रिपल ई में कितने स्टूडेंट्स है, आप कहेंगे 18% है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, यहाँ पर ट्रिपल ई में नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 68 है। चलिए अपॉन में 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो यहाँ पर 68 इंटू 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 नाम 72, कैरी 7, 9 छक्के 54, और 7 कितना हो जाएगा, 61। ठीक है, इन सभी को हमें ऐड करना है, एवरेज पूछा गया। इन सभी को ऐड करके और किसका भाग देना है, 3 का। तो ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पर 3 और 7 3 10 और 1 11, और यहाँ पर 3 5 8, 8 और 6 14 और 1 15। टोटल आ गया ये 1518। 1518 में हमें किसका भाग देना है, कितने का एवरेज है, तो आप कहेंगे 3 का। तो हम लोग 3 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 506। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 506, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अब देखो आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे, यहां पर जो नंबर है वो 5000 है। 5000 का डायरेक्ट आप लोग माइंड में कैलकुलेट करोगे, कितना, 15%। तो 5000 का डायरेक्ट 15% आप लोग निकाल पाओगे 750, और 750 का 44% और निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो मैंने आपको हमेशा सिखाता हूं कि जब कभी भी हमें या तो परसेंटेज पूछे या फिर क्वेश्चन रेशियो में पूछे, हम लोग रियल वैल्यू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, रियल वैल्यू का यूज करने से क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग रियल यूज नहीं करेंगे, रियल वैल्यू हम लोग यूज नहीं करने वाले। ठीक है, चलो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुल लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल लड़के, तो टोटल है कितने इकोनॉमिक्स में, तो आप कहेंगे इकोनॉमिक्स में है यहाँ पर, इकोनॉमिक्स में है यहाँ पर 12%। कितने परसेंट है बेटा, 12% है। ठीक है, और लड़के हैं कितने यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, तो आप कहेंगे 56% है। चलिए तो हम क्या करेंगे, 12% इंटू कितना हो जाएगा, 56%। ठीक है, और रेशियो में
इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 12%। तो चलिए 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 12/100 से 12/100 कट जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 और 25 चौके 100। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा? क्या 40:25 आया है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चे समझ पाए हैं? हाँ बिल्कुल सही बात, सही है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने आपको बताया है या तो गर्ल्स देगा, गर्ल्स दे के बॉयज पूछ सकता है, या फिर बॉयज दे के गर्ल्स पूछ सकता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई। ठीक है, आईटी में लड़कियों की संख्या और ईसीई में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा गया। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आईटी में है कितने टोटल स्टूडेंट्स? 14% है। कितने परसेंट है बेटा? 14% है। और आईटी में यहाँ पर जो बॉयज है वो कितना है? 65% है। लेकिन हमें गर्ल्स चाहिए। अगर 65% यदि लड़के हैं, बॉयज है, तो 35 जो बाकी के बच्चे हैं यानी कि 35% वो क्या गर्ल्स होगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल गर्ल्स होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है? आप कहेंगे 5000 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस पूछा है ये नंबर में पूछा गया। अगर हमें यहाँ पर रेशियो ही पूछता तो हम लोग डायरेक्ट इस रियल वैल्यू को हटा देते। ठीक है, तो 5000 का 14% बटे 100। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉयज जो आईटी सेक्टर में है वो 65 है, तो बाकी के बच्चे हैं यानी कि 35% वो गर्ल्स होगी, और ये हो जाएगी 35/100 होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सोल्व करते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, और 7 21, और 3 24, 245। यानी कि आईटी सेक्टर में जो गर्ल्स है वो कितने हैं? 5000 में से 245 है। ठीक है, अब हो गया ईसीई। ईसीई, तो ईसीई में हम लोग कैसे? ईसीई में है कितना? तो ईसी में है टोटल स्टूडेंट्स, ईसीई में 16% है। कितना परसेंट है बेटा? 16%। और यहाँ पर ईसीई में जो बॉयज है वो कितने हैं? 72%। यदि 72% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी बचेगी? आप कहेंगे 28%। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5000। 5000 का पहले तो 16% निकालना है। ठीक है, और फिर कितना निकालना है? 28%। चलिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए। 5 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 8 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 64, केरी 6, और 8 दूनी 16, और 6 कितने होंगे? 22। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, आईटी में 245 है और ईसीई में 224 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल, नाम लिया करेंगे काउंटडाउन, आपने नाम ही ऐसा लिख रखा है। ठीक है, ये समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो इसमें मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझना। डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और कभी अगर आपको टाइम निकालना पड़े तो आप करेंगे डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे, और अगर कभी आपको यहाँ से स्पीड निकालनी पड़े तो आप कहेंगे डिस्टेंस में हम लोग टाइम का भाग देंगे। ठीक है, एक जो होता है वो होता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से। ठीक है, एक होता है मीटर
एक होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करोगे या करोगे 18/5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो फिर है वो एक और है, किलोमीटर प्रति घंटे को आप लोगों को मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर प्रति मिनट के लिए आप याद रखना किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किलोमीटर, हाँ ठीक है भाई, आपका नाम ले लेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम ले लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो इसको आप लोग करोगे 50/3 से डिवाइड। और जब कभी भी अगर आपको मीटर प्रति मिनट में से किलोमीटर प्रति घंटे में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप करेंगे यहाँ पर 3/50 से। बस ये इतनी सी बात है, ये इतना सा ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन है एकदम आसान है। और रिलेटिव स्पीड के लिए भी मैंने आपको सिखा रखा है, डेली सिखाता हूँ। जो रिलेटिव स्पीड होती है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड यदि सेम डायरेक्शन में जा रही है कोई भी ट्रेन, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों की स्पीड माइनस करते हैं। और यदि एक इधर जा रही है और एक इधर से इधर आ रही है, तो हम लोग उस कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड है यानी कि उसकी जो स्पीड है वो हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग स्पीड को प्लस करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम लोग उस स्पीड को माइनस करते हैं। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए मैं आपको ये भी अभी प्रूव करके बताऊंगा, ठीक है ना, कि ये 50/3 कहाँ से आया और 3/50 कहाँ से आया। देखिएगा, ए गन इज फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड ए ट्रेन, द ड्राइवर ऑफ ट्रेन हियर्ड द साउंड्स 1% मिनट लेटर। 1% मिनट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है भाई। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, खैर कोई ना, हम लोग सही कर लेंगे। टाइपिस्ट हर जगह मिस्टेक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मिनट है वो है 1/, यानी कि 1.5 मिनट है। ठीक है, कितनी मिनट है, 1.5 मिनट है। बेटा सही आंसर नहीं आया, फिर से आपने रोंग कर दिया ना। ठीक है, चलो जल्दबाजी में आंसर मत दिया करो, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा वेट किया करो। ठीक है, 1.5 मिनट लेटर देन गार्ड, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मिनट बाद सुनाई देती है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, यदि ट्रेन और साउंड की जो ध्वनि की जो गति है, स्पीड है, वो 60 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड तो 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और जो साउंड की गति है वो 1100 मीटर प्रति मिनट है। ये आपसे पूछा गया। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी कुछ भी ध्यान रखना, यानी कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। कैसे, जैसे यदि किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, तो यहाँ पर जो टाइम होना चाहिए वो प्रति घंटे का होना चाहिए। ठीक है, और यदि मीटर पर सेकंड है स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम होना चाहिए वो पर सेकंड होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, यानी कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हमेशा प्रति घंटे ही होने चाहिए। मीटर प्रति सेकंड है तो हमेशा प्रति सेकंड ही होना चाहिए टाइम। ठीक है, चलो हाँ अब ठीक आया है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने आंसर चेंज करने में भी आप लोग टाइम नहीं लगाते,
खैर कोई ना, अच्छी बात है, आप कम से कम आंसर तो करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहां पर सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 60 किलोमीटर है और ये 1100 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था, क्या सिखाया था, अगर यहाँ पर ये किलोमीटर है, ठीक है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट के लिए हम लोग 50/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहां से जो स्पीड आ जाएगी, यहां से जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ पर 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 50/3 से। 50/3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20, और यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 3 बार ही तो कटेगा ये, है ना, कितनी बार कटेगा, 3 बार ही कटेगा। देखिएगा वापस करते हैं इसको, 60 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50/3 से, तो 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, और 20 को जब आप लोग 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1000, क्या आ जाएगा, मीटर, 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब ये कहाँ से आया वो भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी बच्चे एक बात बताओ, ये 60 किलोमीटर है, इसको मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मीटर प्रति मिनट के लिए मेरे को एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 होता है। कितना होता है बेटा, 1000 होता है, बताओ सही है क्या, ठीक है ना, कितना होता है, 1000 होता है। ओके, और सभी बच्चे एक बात बताओ, और एक मिनट में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहेंगे 60। ठीक है, तो इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, समझ आ गया ये 1000 कैसे आया। ओके, और दूसरी जो स्पीड है, मेरे भाई 1.5 से 2 घंटे क्लास चलती है, और कितना टाइम लोगे बताओ, आप क्लास अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करते हो, ठीक है, क्लास तो अटेंड करते हैं नहीं, और बस, ठीक है, एक स्पीड तो ये है 1000 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आप अगर क्लास रेगुलर लेंगे तो मैं आपके 2 घंटे नहीं 5 घंटे लगा दूंगा क्लास। ठीक है, लेकिन आप क्लास रेगुलर तो लो, और एक स्पीड है आपकी 1100 मीटर प्रति मिनट। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, यहां पर रिलेटिव स्पीड है वो प्लस होगी कि माइनस होगी, आप कहेंगे माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और साउंड की गति भी उसी दिशा में, तो यहां से जो स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 100 मीटर आ जाएगी। कितने आ जाएगी बेटा, 100 मीटर आ जाएगी, और जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे टाइम आ जाएगा 1.5 मिनट। 1.5 मिनट को आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, फाइंड लेंथ, लेंथ यानी कि डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो 100 इंटू 3 में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 50 टाइम्स, और 50 को जब आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। बताओ सही है क्या, ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150। देखो मैं क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करवाता हूं, आपके हर एक डाउट, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस अगर चेंज करके भी लैंग्वेज में आ जाए तो आप लोग कर पाए, क्योंकि ये सभी कंसेप्ट है वो सिखाना जरूरी होता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस तो हर कोई करवा लेता है, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और ये क्वेश्चन आ गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का। The angle of elevation of the top of a tower 25√3 मीटर, height from 2 points, ठीक है, on the level ground on its opposite sides are 45 डिग्री and 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एंगल दे, हमें उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो। ठीक है, आपको दिया गया व्हाट इज द डिस्टेंस, आपसे पूछा गया 25√3 मीटर
इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग चुटकी में कर पाओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। चलिए कोई ना, सीखने की कोशिश करना। ये 3 ट्रायंगल्स है, ठीक है, और यहां पर ये इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये होता है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो आप जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180। ये 90 है, ये 60 है, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। चलिए ध्यान रखना, हमेशा 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होती है वो हमेशा √3 होती है। कितने होती है बेटा? √3 होती है। यदि ये x है तो ये हो जाएगी √3x, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो 90 डिग्री यानी कि जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होगा। यानी कि ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होगा, ठीक है। ये 45 है तो ये 1, ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे √2। और अगर यहाँ पर मैंने अभी आपको सिखाया है कि 30 डिग्री जहाँ भी आ जाए, आप लोग आंख बंद करके वहाँ पर √3 पुट कर देना, ठीक है। √3 होगा यहाँ पर, इसको यदि x मानते हो तो ये √3x हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने हो जाएगा 2, ठीक है। ये सभी आपको समझ आता है, हो सकता है थोड़ा कम समझ आए। अब क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 25 मीटर 25 √3 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल मैदान पर स्थित 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है। समझने के आप सभी बच्चे कोशिश करना। ये एक समतल है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक टावर है। चलिए ये एक मैंने टावर बना दिया, ठीक है। एक एक पॉइंट भी अच्छे से समझाऊंगा, डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसी चीजें हम लोग सोल्व करते हैं। ये एक एंगल है, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और ये जो एक एंगल दूसरा दे रखा है, ये आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री होगा। जो टावर होगा, ठीक है, वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ओके। चलो, और यहां से आपको जो लेंथ दे रखी है, ये जो हाइट दे रखी है, ये दे रखी है 25 √3 दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा? 25 √3 दे रखी है, ओके। इसमें आपको बेसिक भी सिखाऊंगा, और उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं, आप उसी से सीखोगे, बेसिक से। जब आप बेसिक सीख पाओगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसे आती है, ठीक है। अभी तो क्या है, आप ट्रिक्स ही लगा रहे थे, लेकिन मैं आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ। मान लीजिएगा इसकी जो ये है, इसकी हाइट कितनी है? 25 √3 है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a मान लो, और इसको आप लोग मान लो b, ठीक है। इसकी जो ये जो बेस है, ये मैंने a मान लिया, और यहाँ पर इसको मैंने b मान लिया। क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या कि परपेंडिकुलर, आप सभी लोग जानते हैं कि एक तो होता है परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और थीटा के पास वाली साइड हमेशा आधार होती है यानी कि बेस होती है, ठीक है। तो क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका साइन होता है? आप कहेंगे tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कितना होता है बेटा? बेस कितना है? आप कहेंगे a, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा, लंब, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर है कितना? आप कहेंगे 25 √3 है। समझने की कोशिश करना सभी बच्चे, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ के जाओगे।
यहाँ पर टेन थीटा इक्वल में होता है और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बात बताओ, टेन थीटा जो 45 की वैल्यू कितनी होती है ये तो सभी को पता है भाई, इसकी वैल्यू होती है 1। कितना होता है बेटा 1। 1 इक्वल में कितना है 25√3 इक्वल में a है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 25√3 आ जाएगी। बताओ सही है क्या? ठीक है, यहाँ पर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आप सभी लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब अपॉन आधार होता है वो टेन थीटा का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल में कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है कितना, आप कहेंगे 25√3 है, और अपॉन में यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, आप कहेंगे b है। ठीक है, चलो अब 30 डिग्री का मान बताओ, वो टेन 60 डिग्री का आप कहेंगे √3। कितना होता है बेटा √3 होता है, तो √3 इक्वल में 25√3 है और अपॉन में क्या है b है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 25√3 आ जाएगा, और अपॉन में ये √3 नीचे आ जाएगा और √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ से b की लेंथ कितनी आ जाएगी 25 मीटर। ठीक है, अब सभी बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, ये जो a की लेंथ है ये तो आई है 25√3 आई है। ठीक है, और एक जो लेंथ आई है b की ये आ गई है 25। आपको क्या पूछा गया है, दोनों बिंदुओं के बीच यानी इन दोनों को ऐड करना, तो दोनों के ऐड कर दो, यानी ये है 25 प्लस के 25√3 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करो 25√3 और प्लस के 25 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 25 कॉमन ले लो और अंदर क्या बचेगा √3 प्लस के 1, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे 1.732 होती है, तो 25 1.732 और प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 2.732। अब सभी बच्चे या तो आप इसको सोल्व करो या फिर आपको पता है ये 25 है और ये 27 है, 25 है और ये कितना है बेटा 27 है, तो 25 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू चाहिए हमें, तो 25 के स्क्वायर से थोड़ा ज़्यादा क्या ये है क्या, आप कहेंगे नहीं है, ये है क्या नहीं है, ये है क्या नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ये तो रहा है आपका एकदम बेसिक वाला मेथड। ठीक है बेटा, लेकिन अभी मैं आपको सिखाया है कि मैं आपको ये समझ आ गया है ना, ठीक है, कि ये हम लोगों ने कैसे निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चंस आप लोग चुटकियों में कैसे सोल्व करोगे वो थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। कहाँ पर बनाऊं मैं डायग्राम कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बना लेता हूँ, ये एक समतल है। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश करना। ये एक यहाँ पर खंबा है, ठीक है, और यहाँ से एक एंगल है, ये कितना है 45 डिग्री है, और यहाँ पर ये वाला एंगल है, ये कितना है बेटा 60 डिग्री है। ओके, बेसिक भी आपको जरूरी है आना चाहिए, क्योंकि बेसिक आएगा देन तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। अब YouTube पर क्या है, ये बेसिक नहीं बताते, जब आप बेसिक ही नहीं जानोगे तो फिर आपको चीज़ें आसान कैसे लगेगी। ठीक है, मैं हर एक क्वेश्चन का बेसिक बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये 45 है तो आप कहेंगे ये भी 45 होगा, और अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या सही है क्या? ठीक है, चलो, और यहाँ से ये वाली जो लेंथ आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 25√3 दे रखी है। अब सभी बच्चे एक बात बताओ मेरे को, क्या बात बताएंगे? यहाँ पर 45 डिग्री का देखो, अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल देखो, ये वाला। ठीक है, मैं आपको यानी कि जो जीरो कुछ भी नहीं जानता ना, वो भी यहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकता है। मैं आपको जीरो मतलब लेवल से ही, क्योंकि क्लास में टाइम तो लगता है लेकिन पूरा आउटपुट मिलता है। यहाँ पर 45 डिग्री है, अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर की, तो बेस की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 25√3 हो जाएगी। ठीक है, चलो, यहाँ पर 30 डिग्री के पास वाली साइड आप कहेंगे √3 होनी चाहिए। अगर √3 की वैल्यू ये है 25√3 है, तो यहाँ से
जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 25 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ सीख पाए हो क्या? ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 25√3 प्लस के 25, 25√3 प्लस के 25। ठीक है, इसकी विद सॉल्यूशन पीडीएफ क्लास 24 के एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आ गया है आपका एलसीएम से। ठीक है, सोल्व करो, आंसर दो। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कौन सी संख्या है? कौन कौन सी संख्या बेटा? 12 है, यहाँ पर 12 है, 15 है और यहाँ पर 18 है। ठीक है, अब देखो YouTube वाली क्लास में मैं आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। यहाँ पर आपको पूछेंगे कि इसमें 9 का आपको यहाँ पर कहीं पे आपको 9 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। किस में दिख रहा है? 18 में। 18 को आप लोग क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 2 × 9 लिख सकते हो। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है डिजिट सम। क्या डिजिट सम इसमें 9 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा है, इसको कट कर दो। क्या इसमें 9 आ रहा है? आप कहेंगे नहीं आ रहा है, इसको कट कर दो। क्या 9 का मल्टीपल ये है 2 और 3? नहीं है। क्या ये है क्या? बिल्कुल है, तो यही आपका आंसर होगा। ये आपकी यूट्यूब की क्लास का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो आपका यूट्यूब की क्लास का सॉल्यूशन है। अब आइए यहाँ पर एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। 3 और जो 9 होता है उसमें हम लोग डिजिट सम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। सेकंड मेथड क्या हो सकता है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी से संख्या और वह 12, 15 और 18 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब वो क्या एलसीएम होगी क्या? और 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? मुझे उम्मीद है आप निकाल पाओगे। तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की संख्या, तो चलिए 5 अंकों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। इसमें हम लोग किसका भाग देंगे? 180 का। कितने का भाग देंगे बेटा? 180 का हम लोग भाग देंगे। चलिए देते हैं। 18 को 100 के यानी कि एक 18 को मल्टीप्लाई करो कि 1000 के आसपास आ जाए, तो आप कहेंगे 18 पंजे कितने होंगे? 90। ठीक है, तो बचेगा कितना? आप कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 900। ठीक है, कितना हो जाएगा? 900। तो यहाँ पर कितना बचेगा? वापस 100 और 1 0 और नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब वापस वही भाग दो, तो 18 पंजे 90। ठीक है, बचे कितने? आप कहेंगे 100 बचे। कितने बचे बेटा? 100 बचे हैं। अब सभी बच्चे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको 5 अंकों की संख्या चाहिए। कितने अंकों की? 5 अंकों की संख्या चाहिए, और ये 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित भी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पर तो 100 ही है। ठीक है, और हमें कितना चाहिए? हमें 180 चाहिए। हमें यहाँ पर तो 100 ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चाहिए? 180 चाहिए। तो हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? आप कहेंगे 80। अगर हम लोग इस 10,000 में 80 ऐड कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये 12 से भी विभाज्य होगा, 15 से भी होगा और 18 से भी हो। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10080। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे और मैं इन सभी को अच्छे से समझा पाया होगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। अब देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। द
द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1:4 है. इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज k टाइम्स इज लार्जेस्ट साइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k. एक त्रिभुज के कोण 1:4 के अनुपात में है. यदि त्रिभुज की परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की k गुना है तो k का माप आपसे पूछा गया. ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? आप कहेंगे 180 डिग्री होता है. कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है. तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:1 और यहाँ पर रेशियो है 1 है. ठीक है, यहाँ पर 1:4 है, सॉरी. ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 और 1 2 और 4 6, तो 18 180 की वैल्यू यदि 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 30. तो फर्स्ट वाला एंगल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 30 डिग्री. यहाँ पर सेकंड वाला एंगल आप कहेंगे 30 डिग्री. और यहाँ से थर्ड वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 डिग्री. कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री. ठीक है, चलो. यदि त्रिभुज की परिमाप, अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर दो एंगल्स बराबर है क्या? अगर दो एंगल्स बराबर है तो दो साइड्स भी बराबर होगी. दो साइड्स बराबर है तो इसका मतलब एंगल्स कौन सा हो गया? ट्रायंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस. ठीक है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज. ठीक है, चलो. एक एंगल है 120 और दो एंगल है 30-30. ये ऐसे बनेगा. ठीक है, ये ऐसे बनेगा. ठीक है, तो यहां से एक एंगल है आपके पास में 30 डिग्री, एक आपके पास में यहाँ पर 30 डिग्री, और ये वाला एंगल है ये कितना है? तो आप कहेंगे 120 डिग्री है. कितना है बेटा? 120 डिग्री है. चलो ठीक है. इस साइड को अब आप क्या कर सकते हैं? आपसे पूछा गया k का मान पूछा गया. ठीक है, और सबसे बड़ी साइड निकाल लें. तो बड़ी साइड यानी कि ये वाली निकाल लें. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, लंब. ठीक है, जब यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक. ठीक है, तो ये 90 होगा और ये भी 90 पर काटता है. इस बात को आप लोग ध्यान रखना. और यहाँ पर जो एंगल था ये 120 डिग्री था, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है आप लोग x मान लो और इसकी भी लेंथ आप लोग x मान लो. ये x है और ये x है. ठीक है, अगर ये x है और ये x है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यदि x है तो 30 डिग्री के पास वाली जो साइड है वो कितने हो जाएगी? तो आप कहेंगे रूट में 3x और y हो जाएगा 2. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया था कि जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है. ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का यहाँ पर डबल. ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के पास वाली साइड कितनी हो जाएगी? रूट 3x/2 हो जाएगा. ओके, कितना हो जाएगा? रूट 3. अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आए फिर भी आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको टाइप वाइज और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ. अब यहाँ पर हमें ये सबसे बड़ी लेंथ चाहिए, यानी कि ये वाली. ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दो. तो रूट 3x/2 रूट 3x/2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 रूट 3x/2 और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा रूट में 3x. ये लेंथ आपके पास आ गई है. और आप सभी लोग जानते हैं जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो साइड्स का सम होता है, तीनों साइड्स का सम. तो पेरीमीटर कौन सा हो जाएगा? x और रूट 3x. ठीक है, तो यहाँ से यदि त्रिभुज के परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? रूट 3x इंटू k, और इक्वल में
क्या है उसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कौन सा हो जाएगा, x और x 2x प्लस के कितना हो जाएगा रूट में 3x। ओके चलो, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस के रूट 3, और यहाँ पर x में कॉमन ले लेता हूँ और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर रूट 3x बचेगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन में रूट 3 है, एलसीएम से दोनों से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस के यहाँ पर रूट 3 अपॉन में रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस के कितना हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 और अपॉन रूट 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 प्लस के 2 रूट 3। कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस के 2 रूट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है पार्टनरशिप से, ABC आर पार्टनर्स, A received 2/7 of the profit and B and C share the remaining profit equally। एक व्यापार में A, B, C 3 साझेदार है, कुल लाभ का 2/7। अब देखो 2/7 का मतलब ये है, 2/7 का मतलब ये है कि टोटल तो प्रॉफिट ये है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट तो ये है 7, ठीक है, 7 में से 2 किसका है, A का है, तो जो बाकी बचा है यानी कि बाकी बचा कितना है 5 बचा है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2/7वां भाग A को प्राप्त हुआ और B और C को शेष लाभ 2 समान भागों में प्राप्त होता है। ठीक है, A's income is increased by 240 when the profit rises from 10% to 15%। ठीक है, फाइंड द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय B and C each। जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो A की आय में 240 रुपये की वृद्धि होती है, तो अलग अलग B और C द्वारा की गई निवेश की राशि आपको बतानी है। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो लाभ में वृद्धि हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ A की हो रही है। ठीक है, जब लाभ में 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है तो A की आय में, यहाँ पर ना कि B और C की आय है। ठीक है, जो यहाँ पर लाभ में प्रतिशत की वृद्धि हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ A के लिए कहा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, एक आपके सामने A, एक सामने B और एक बेटा C है। एक व्यापार में ABC 3 साझेदार है, कुल लाभ का 2/7वां भाग A को प्राप्त होता है। 2/7वां यानी कि 2/7 है, इसका मतलब ये है 7 में से 2 तो किसको प्राप्त है, A को, बचा कितना, आप कहेंगे 5। ठीक है, क्योंकि टोटल कितना है 7 है, 5 बचा, और 5 में से भी B और C को शेष लाभ 2 समान भागों में प्राप्त होता है, यानी कि समान प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त हो रहा है तो ये भी 5, ये भी 2.5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। बताओ सही है क्या। ठीक है, चलो यहाँ से इस पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 से काट दो इसको तो ये 4 टाइम्स, 5 से काट दो इसको ये 5 टाइम्स, और 5 से काट दो इसको ये भी 5 टाइम्स। ओके, अब क्या कह रहा है, जब लाभ में 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है तो इसको आप लोग 4x मान लो, इसको 5x और इसको भी 5x। ठीक है, तो A में वृद्धि की जा रही है, तो A में कितनी वृद्धि की जा रही है, आप कहेंगे 4x इंटू 15% हो रहा है पहले, फिर कितना हो रहा है 4x इंटू 10%। ठीक है, और इक्वल में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 240 है। चलो यहां से आप देखोगे तो देखो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 में से 40 यानी कि ये आएगा 20x, बटे कितना है 100 है, और इक्वल में कितना है 240 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 से अगर मैं काटना चाहूँ तो 120 बार, सॉरी 12 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया अलग अलग B और C द्वारा, तो अलग अलग B और C द्वारा, तो x की वैल्यू यदि 1200 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 6000, और यहाँ से भी
कितनी हो जाएगी 6000। तो आंसर 6000 है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये परसेंटेज का एकदम आसान क्वेश्चन है। देर आर 30% एजुकेटेड पीपल इन विलेज। एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। ठीक है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6600, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल? देखिएगा, टोटल 100 है, उसमें से 30% लोग है वो एजुकेटेड है, ठीक है। तो जो अनएजुकेटेड होंगे वो कितने होंगे? आप कहेंगे 70%। जो अनएजुकेटेड होंगे वो कितने होंगे बेटा? आप कहेंगे 70%। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टोटल जनसंख्या ये दे रखी है और आपसे अशिक्षित पूछा है, तो आप कुछ नहीं करना, 6600 का आपको 70% निकाल लेना है। तो यहाँ से 00 से 00 कटेगा, इसको 0, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42, कैरी 4, 6 7 42 और ये 4 46, 4620। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, यानी कि आपको एक वस्तु का या तो आपको सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा या फिर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें एक वस्तु का निकालना है, एक आर्टिकल का निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ए मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज 50 रुपीज ऑरेंज फॉर 1। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए की दर से 25 संतरे रुपए 1 की दर से खरीदे। ठीक है, फिर यह क्या करा? 1 रुपए में हाउ मेनी फॉर इट डिड ही सेल्स टू गेन 25%। 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो? समझने की कोशिश करना। एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे, यानी कि एक का सीपी कितना हो जाएगा बेटा? एक का सीपी कितना हो जाएगा, यानी एक संतरे का सीपी। एक आदमी ने कुछ संतरे 25 संतरे 1 रुपए की दर से। मेरे को एक बात होता है, 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है? 25 संतरे खरीद रहा है। ठीक है, 1 रुपए में कितने संतरे खरीद रहा है? 25 संतरे खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, 1 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? ठीक है, 25% का लाभ हो, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? एक का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? ये तो कॉस्ट प्राइस है 1/25। ठीक है, इसे 25% प्रॉफिट पर बेचना है, तो ये हो जाएगा 125/100 हो जाएगा। ठीक है, 25 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा? ये 20 बार। ठीक है, तो यहां से एक सेलिंग प्राइस बराबर कितना आ गया है? 20 संतरे। यानी कि हम कह सकते हैं 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, तो आपको ये आंसर आएगा 1 रुपए में 20 संतरे बेचेगा। ठीक है, एक संतरे में कितने, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 20। हाँ बिल्कुल सही है भाई, 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा? 20, और खरीद कितना रहा था? 1 रुपए में 25 संतरे। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है 2 रुपए में कितने बेचेगा? 40। ठीक है, 1.5 रुपए में कितने बेचेगा? कुछ भी पूछ ले, हमें एक का आर्टिकल हमें या तो सीपी निकालना है या फिर एसपी निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो से है। हो सकता है दिखने में आपको क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखे, लेकिन एकदम आसान है। सभी को हेलो, और ये क्लास 5 बजे शुरू हो जाती है और आप अब आ रहे हैं। ठीक है, देखो, इन ए स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 5:3 है।
एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है, ठीक है। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स टुक एडमिशन इन द स्कूल इन द रेशियो 5:7, ठीक है। यहाँ पर फिर से थोड़ी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ पर 15:7 है, ठीक है। चलो तो आगे है कि 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ लड़के और नई लड़कियों का विद्यालय में नामांकन हुआ है, ठीक है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर 1200 एंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर becomes 7:5. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली। अब विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? 1200 हो गई है, और कुल लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 7:5 हो गया है। तो नए विद्यार्थियों के नामांकन से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा गया। देखिएगा, या तो एक तो इसका बेसिक तरीका होता है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जो रेशियो है वो बॉयज और गर्ल्स का है, कितना है, ऐसे समझो इसको। यहाँ पर एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। या तो आप लोग बॉयज को ले लो या फिर गर्ल्स को ले लो, दोनों में से एक को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं बॉयज ले लेता हूँ। बॉयज कितना है यहाँ पर? 5:5 है, ठीक है। 5 बॉयज है और कितने में से है? 8 में से है, ठीक है। 5/3 गर्ल्स है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 में से 5 बॉयज है। फिर है 5/7 है। 5/7 का मतलब क्या है कि जो बॉयज है वो कितना है? 5 है, कितने में से? 12 में से, ठीक है बेटा, ओके। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है, लड़कियों और लड़कियों का जो अनुपात हो जाता है वो कितना होता है? 7/12 हो जाता है, 7/12 हो जाता है। चलिए, सबसे पहले अगर हमें ये फ्रैक्शन में नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, 8, 12 और 12 का। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पर 24 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। चलो, तो जब 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3, ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये 10 हो गया, ये 14, 14 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 से 15, 15 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। पहले बॉय 4 थे, अब 1 हो गए, ऐसा क्वेश्चन कहा गया। टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 1200। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? आप कहेंगे 4 और 1 5 है, यानी कि 1200 वैल्यू है वो किसकी है? 5 की है। और आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया है? 4 की वैल्यू आपसे पूछा गया। तो इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा? 240 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 25 5 कितने होते हैं? 120, और 240 इंटू 4 क्या 960 आएगा? क्या आया किसी बच्चे का आंसर? वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शेयर करो ना करो कोई दिक्कत है नहीं। बताओ सही है क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 960, ठीक है। ये अगर अभी के लिए पूछे तो हम अभी के लिए, यानी कि ये तो कह रहा है कि पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो पहले तो आ गया 960, ठीक है। लेकिन अगर ये अभी के लिए पूछे तो अभी के लिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते 1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका सीआई से, एसआई से, ठीक है। एक होता है आपको जो एसआई साधारण ब्याज जो होता है
वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, आप सभी बच्चे जानते भी हैं, P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, T और अपॉन में क्या होता है बेटा 100 होता है, ठीक है। यहाँ से अगर रेट निकालनी हो, अगर हमें रेट निकालनी हो तो ये होता है 100 इंटू एस आई, और अपॉन में अगर रेट निकालनी हो तो P इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो तो आप कहेंगे 100 इंटू एस आई होगा, और अगर हमें यहाँ पर टाइम चाहिए तो P इंटू आर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात हमेशा मेरे ध्यान रखना, प्रिंसिपल है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। 1 साल का भी सेम रहेगा, 2 साल का भी, 3 साल का भी, 5 साल का, 10 साल का, जितने भी है वो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो हमेशा सेम रहेगा। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट सर्टेन एसआई रेट फॉर सर्टेन टाइम्स इज 4:5। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है ये, ठीक है। फिर से मिस्टेक है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक, कोई बड़ी बात है नहीं, ये अपने हाथ में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो है 4:5 है, ठीक है। चलो, आफ्टर 3 years रेशियो बिकम्स 5:7। 3 वर्ष के बाद उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। आपसे व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपसे ब्याज की दर पूछी गई है, तो ब्याज की दर यानी कि रेट पूछा गया है आपसे। रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई और P इंटू टी। क्या सही है क्या बताओ। अब देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल है और यहाँ पर अमाउंट है। प्रिंसिपल का रेशियो पहले कितना था, आप कहेंगे 4:5 है, और अभी जो रेशियो कितना है आप कहेंगे 5:7 है। मैंने आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिंसिपल को हमेशा सेम बनाना है। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है, सेम तो बनाना ही बनाना है, चाहे कितने भी साल का प्रिंसिपल क्यों ना हो, ठीक है, चाहे कितने भी साल का मिश्रधन क्यों ना हो, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल को सेम बनाना है। प्रिंसिपल यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे को सभी बच्चे एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा। यहाँ पर ब्याज कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे 3 रुपये बढ़ा है। कितने रुपए बढ़ा है बेटा, 3 रुपये बढ़ा है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 20 और 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए रेट चाहिए, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू एस आई कितना है, एस आई यानी कि ब्याज कितना है, तो 25 था पहले, अब 28 हो गया, यानी कि कितना है 3 है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है यहाँ पर 20 और टाइम है कितना, तो टाइम है यहाँ पर 3 ईयर, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा और 20 100 से कितनी बार कटेगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो, ये वी बोर्ड मास पे है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है 1 + 1/2, 1 - 1/2, डिवाइडेड का साइन है 4/7 है, फिर है 2/5 + 3/10 है, और ऑफ 1/2 + 1/3, और ये आपको दिया गया। सोल्व करो भाई, आंसर दो। देखो, ये है 1 + 1/2, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, अपॉन में ये है 1 - के 1/2,
तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, अब एक बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है, यहां से आप लोग इसको काट सकते हैं कैसे, सेकेंड टर्म्स और फोर टर्म्स काट सकते हैं, और थर्ड टर्म्स, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स काट सकते हैं आप लोग। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कई बच्चे इसमें परेशान रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ टर्म आप लोग काट सकते हैं, और थर्ड और फोर्थ आप लोग काट सकते, थर्ड और 1 आप लोग काट सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2/1। ऐसे कैसे, यानी कि इस 2 से ये 2 काट सकते हो, ठीक है, और यहाँ से इस 3 को इससे 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 3 और 1 बच जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? चलिए अब मैं क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करवाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर है 3/2 है, और यहाँ पर नीचे आएगा 1/2, तो 1/2 का पलट के उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो यहाँ पर डिवाइडेशन का साइन है, और कितना है यहाँ पर 4/7 है। ठीक है, यहाँ अंदर एलसीएम 5 और 10 में एलसीएम कितना आएगा, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 और 10 में एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। बताओ सही है क्या? ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 5/6, और नीचे कितना आ जाएगा 1/6। तो 5/6, 1/6, 1/6 को हम लोग जब पलट कर ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 6/1। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन से ऐसा है कि इसमें अगर आपने एक छोटी भी मिस्टेक कर दी ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से सोल्व किया करो दिमाग लगा के। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइडेशन का साइन है। यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा, 5 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार, और ये 6 से 6 कट जाएगा। 2 से ये 4 कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3/2? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जोनी, ले लिया बेटा नाम, खुश? चलिए, जोनी भी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं। जोनी डेली आया करो फिक्स 5 बजे। ठीक है, 5 बजे मैं आपकी क्लास शुरू कर देता हूँ। अब देखो, कई बच्चे कह रहे थे कि क्लास का टाइम बढ़ाओ, 7 बजने को आए, 2 घंटे होने को आए हमारी क्लास को, और कितना बढ़ाए बताओ? ये समझ आ गया? ठीक है, और सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करो यार। कल एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आया था, ठीक है, मेरा दिन बन गया था। मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ, या ऐसे अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो ठीक है, जब आप लोग कुछ भी काम करते हैं और जब आपके काम को एप्रिशिएट किया जाता है तो आपका मन और भी बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, मैं यानी कि बिना किसी उसके यहाँ पर मुझे मतलब मज़ा आता, मैं यहाँ पर टाइम नहीं देखता। ठीक है ना, कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे, मेरे को पता ही नहीं चलता है यहाँ पर टाइम का। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको रेंज, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर को काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, 20 में सी आएगा। नहीं मेरे भाई, इसमें 3/2 आएगा। अच्छे से सोल्व करना, ये मैंने आपको अच्छे से सोल्व करवा दिया, फिर से समझा रहा हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2। किसी भी एक भी बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं मतलब पूरी उसको वापस समझाता हूँ। ठीक है, ये देखो एक बार, ये कितना हो जाएगा 1 + 1/2, 3/2 हो जाएगा, ये 3/2। ठीक है, ये 1 - 1/2 है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2 बचेगा,
पलट कर ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ये डिवाइडेशन का साइन है 4, ठीक है, डिवाइडेशन 4/7 है, 4/7, ठीक है। यहाँ पर ये कोष्टक है, इसको सोल्व करो। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, आप कहेंगे 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3, तो ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट वाला, ये हो जाएगा यहाँ पर 7/10, ये रो 7/10, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में ये 1/2 है और प्लस के 1/3 है, 2 और 3 का एलसीएम आप कहेंगे 6, यहाँ पर 3 प्लस के 2, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा, ये 5/6 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे कितना है 1/2, वही ऊपर है वो ये, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/6, ठीक है। तो 5/6 इंटू ये 6 को मैं प्लट को ऊपर ले गया तो 6/1, आंसर कितना आएगा भाई, ठीक है। आंसर कितना आएगा 3/2। यार एक तो आप लोग है ना ऑफलाइन कमेंट नहीं करते, मेरे आपसे शिकायत है, और ना ही आप लोग लाइक करते हैं, ठीक है ना। लाइक भी किया करो और कमेंट भी आप लोग किया करो, कम से कम आप तो कर दिया करो यार। आपको इसमें रेंज पूछी गई है, अब रेंज में चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, रेंज कोफिशिएंट पूछा है। रेंज कोफिशिएंट का मतलब है बेटा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस, और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे छोटी संख्या आप कहेंगे 3, और यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आप कहेंगे 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, जैसे ये 3 35 बार आ रहा है कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर 10 एक बार आ रहा है कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि हम लोग रेंज कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस, ठीक है, और कोफिशिएंट यानी कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या को हम लोग ऐड कर देंगे, बस यही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस के 7 और अपॉन में 10 माइनस के 3 होगा ना, कितना हो जाएगा 10 माइनस के 3 और अपॉन में हो जाएगा 10 प्लस के 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/13, बस ये इतना ही करना है रेंज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, और इस क्वेश्चन को तो आप लोग बेसिक से करना ही पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। चलिए सोल्व करो। देखो आपको पता होना चाहिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और आप लोग सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1/में कोस थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1/में साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये सब पॉइंट आपको याद है क्या, ठीक है। चलो आपको दिया गया है tan a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस कोट a और 1 + कोट का होल स्क्वायर, और उसका भी आप कोट स्क्वायर a और उसका आपको होल स्क्वायर दिया गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा tan a अपॉन में, यहाँ पर मुझे एक बात होता है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a लिख सकते हो, ठीक है। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा सेक की पावर 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सेक की पावर 4a, ठीक है। एक और समझाना चाह रहा हूँ मैं, जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और जो कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इन सब की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा सेक की पावर 4a प्लस के, यहाँ पर कोट a, चलो कोट a, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1 + कोट स्क्वायर a, 1 + कोट स्क्वायर a को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर a, और स्क्वायर का स्क्वायर है
तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक की पावर 4a, कोसेक की पावर 4a। बताओ सही है क्या? ठीक है, चलो यहां से टेन ए, टेन को क्या लिख सकते हो आप लोग, तो आप कहेंगे साइन थीटा, आप साइन ए अपॉन में कोस ए लिख देंगे, साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पर सेक की पावर 4a, तो सेक को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन में, अगर ये सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक की पावर 4a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोस की पावर 4a, ठीक है, प्लस के यहाँ पर कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, कोस थीटा अपॉन साइन ए, कोस ए अपॉन में साइन ए, और अपॉन में यहाँ पर क्या लिख सकते हो इसको, कोसेक की पावर 4a, कोसेक को आप लोग क्या लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन में साइन की पावर 4a। बताओ सही है क्या? ठीक है, देख लेते हैं भाई अभी आपका आंसर, ठीक है ना। अब देखो यहां से आप लोग क्या आया, किसी का आंसर बताओ मुझे, ठीक है। चलिए अब आप क्या करोगे, अभी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, क्या सिखाया था कि 2 और 4 को हम लोग काट सकते हैं या फिर हम लोग ऊपर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर ही मैं आपको सोल्व करवाता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन में ये क्या हो जाएगा, कोस ए, और इनटू में इस कोस की पावर 4a को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहां पर ये क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए, और इस साइन की पावर 4a को ऊपर पलट के मैं ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4a, ठीक है। चलो देखो ये कोस ए और ये कोस की पावर 4a, कोस की पावर यदि 4a है और ये कोस है, तो मेरे को एक बात बताओ, इस कोस की पावर 4 में जब कोस ए का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस की पावर 3, है ना। तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, कोस की पावर 3a प्लस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस ए, और इनटू यहाँ पर साइन की पावर 4a अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन की पावर 3a, साइन की पावर 3a, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इसमें से साइन ए कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं साइन ए कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे यहाँ पर साइन ए कोस ए दोनों ही कॉमन ले लेते हैं, साइन ए और कोस ए। जब आप लोग साइन ए और कोस ए कॉमन लेंगे, ठीक है, ये साइन ए कॉमन ले लिया मैंने और ये कोस ए कॉमन ले लिया। जब साइन ए और कोस ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस ए तो कॉमन ले लिया, ये कोस की पावर 3 है, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस के, यहाँ पर साइन की पावर 3a है, ये साइन ए, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, साइन की पावर 2a। ये आप सभी बच्चे जानते हैं क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके सामने, आपका आंसर होगा, वो हो जाएगा साइन ए कोस ए। साइन ए कोस ए है क्या ऑप्शन में, साइन ए कोस ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, क्या सिखाने की कोशिश करता हूं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो यदि काम समाप्त होने के बाद, कोई भी व्यक्ति यदि काम समाप्त होने के बाद जाता है, काम समाप्त होने के बाद जाता है, तो हम उसके काम को माइनस करते हैं,
ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति काम पूरा होने के 2 दिन बाद जा रहा है, 3 दिन बाद जा रहा है, 5 दिन बाद जा रहा है, 7 दिन बाद जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके काम को माइनस करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि काम पूरा होने से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन पहले अगर जाता है, ठीक है, काम पूरा होने से पहले, अगर काम पूरा होने से पहले कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम लोग उसको जाने नहीं देते हैं और काम को हम लोग उसके काम को ऐड करते हैं। बस इतनी सी बात मैं आपको डेली समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ABC कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, 16 days एंड 24 days रेस्पेक्टिवली। एक एक B और एक है बेटा C। A किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है, B उसी कार्य को 16 दिन में और C उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 8, 16 और 24। 8, 16 और 24, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर एलसीएम हो जाएगा, यहां पर 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 48। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास? 48 आ गया। बताओ सही है क्या? 48 में 8 का भी भाग जा रहा है, 16 का भी, 24 का भी, ठीक है। तो यहां से ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 6। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3। और यहां से सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। चलो, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड ए वर्क्स टिल लास्ट मोमेंट, ठीक है। तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं और ए अंत तक कार्य करता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। इफ सी लीव्स द वर्क 2 days बिफोर एंड बी लीव्स 1 day बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। बताओ, एक बात बताओ मेरे को, सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले व बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर जो बी और सी कार्य छोड़ के जा रहे हैं, इनके काम को आप लोग प्लस करेंगे कि माइनस? आप कहेंगे प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि काम पूरा होने से ये तो 2 दिन पहले जा रहे हैं और ये 1 दिन पहले काम छोड़ के जा रहे हैं, तो हम लोग ना तो इनको जाने देंगे इनके काम को, और हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से ये है कि सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले, तो पहले तो सी का 2 दिन का काम, ठीक है, सी का 2 दिन का काम, यानी कि सी 1 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 4। 1 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? आप कहेंगे 2। तो 2 दिन में कितना कर देंगे? आप कहेंगे 4। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करा है? बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, बी का काम कितना है 1 दिन का? आप कहेंगे 3 यूनिट, ठीक है। तो 1 दिन में 3 यूनिट और 1 दिन में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी 3 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 48 और 5, 48 और 7, आप कहेंगे 55 हो जाएगा। अब ये 55 है, ये काम कौन कौन करेगा? तो आप कहेंगे कोई तो गया तो है नहीं, बी और सी जा रहे थे, उनको भी आपने रोक लिया। तो अब जो काम करेंगे वो काम करेंगे इसको ए बी सी ने। तो ए प्लस बी प्लस सी जो काम करेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 6, 3, 9 और 2, 11 है। तो हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5 days आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। बताओ समझ पाए हैं क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास।